दिल्ली से सटे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किले के पास ब्लास्ट की घटना के बाद सुर्खियों में आ गई है। जांच एजेंसियों ने इस यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े मेडिकल कॉलेज को जांच के दायरे में लिया है। यहां पर पढ़ाने वाले 2 डॉक्टर का आतंकी गतिविधि में सीधा लिंक माना जा रहा है। इसमें पहला नाम मुजम्मिल शकील का है, जिसके कमरे से बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने विस्फोटक बरामद किया। दूसरा नाम उमर नबी मोहम्मद का, जिसे दिल्ली ब्लास्ट का संदिग्ध माना जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां से जुड़े हैं इस तमाम आतंकी घटना के तार इस यूनिवर्सिटी को ही दरअसल सबसे बड़े टेरर हब के तौर पर देखा जा रहा है, व्हाइट कॉलर टेरर हब के तौर पर, जहां से लगातार सुरक्षा एजेंसियां निकल रही हैं। आप देखिए यहां से पुलिस, एनआईए और साथ ही अलग अलग एजेंसियों की टीम जो है वो दरअसल जांच करके निकल रही हैं। और सीधे तौर पर आपको बताऊं तो इस समूचे टेरर नेटवर्क में, जो कि व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क है, एक के बाद एक डॉक्टर जुड़ते चले गए। सबसे बड़ी कड़ी जुड़ी डॉक्टर मुजम्मिल से, जो कि इसी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, और उसके बाद जो है कड़ियाँ उसके अन्य साथियों से जुड़ती चली गईं। यही वो यूनिवर्सिटी है जहां से डॉक्टर उमर निकला था और वो लाल किले के पास विस्फोट करने में कामयाब रहा, क्योंकि वो सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे नहीं चढ़ पाया था। I-20 गाड़ी का इस्तेमाल वहीं कर रहा था। लेकिन उससे पहले अगर हम डॉक्टरों की पूरे ही तार को खंगालने की कोशिश करें तो इस धमाके के पहले जो सबसे पहला डॉक्टर पकड़ा गया था वो डॉक्टर आदिल अहमद था, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को उठाया था अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से, जिसके पास AK-47 बरामद हुआ था और इस डॉक्टर का संबंध जैश ए मोहम्मद से था। उसके बाद पूछताछ आगे बढ़ी तो दूसरी गिरफ्तारी 7 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद से हुई। यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद की कार से कैरोम कॉक नाम की असॉल्ट राइफल बरामद हुई और उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है ये घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन, जिसको ATS ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया और वो दरअसल रिसीन जहर बना रहा था। और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल, जो कि यहाँ से गिरफ्तार हुई, मुजम्मिल शकील नाम की वो डॉक्टर, जिसने दरअसल इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में अपने तार इन तमाम आतंकियों से कनेक्ट कर रखे थे। यानी जैश ए मोहम्मद का समूचा टेरर नेटवर्क, जिसमें महिला आतंकी भी हैं, पुरुष आतंकी भी हैं और जाहिर तौर पे समूचे देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश भी है। ये समूचा व्हाइट कॉलर नेटवर्क जो है वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी पे आकर कनेक्ट होता है। तो लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे, जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरह से भारी विस्फोटक बरामद हुआ, कई हथियार बरामद और लगातार यहां क्या कुछ गतिविधि चल रही थी उसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में जांच पड़ताल जारी, तो फरीदाबाद का मॉड्यूल समझने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, जिसे पकड़ा गया, जो कि संपर्क में शाहीन के डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर नबी, पुलवामा कनेक्शन सामने आया। बताया जा रहा है कि ये कार में था, अभी क्लियर नहीं है। डॉक्टर शाहीन लखनऊ से संपर्क कानपुर में भी रही। तो ये एक एक किरदार। लखनऊ से हमारे साथ निखिल जुड़े हुए हैं। सहयोगी निखिल, कुछ अपडेट? देखिए, शाहीन को लेकर एक जो बड़ी खबर आई है वो ये आई है कि 2006 में वो कानपुर में UPSC के जरिए मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त हुई थी। उसने 2009 तक जो है वो काम किया। 2009 और 10 में वो काम करती रही और इसी दौरान बीच में 6 महीने के लिए उसका तबादला कन्नौज में किया गया। कन्नौज में उसने बतौर प्रवक्ता जो है वो ज्वाइन किया। 6 महीने के इस तबादले के दौरान ही माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों के संपर्क में आई और वहीं से उसका ब्रेन वॉश किया गया। और उसके बाद वो दोबारा जब कानपुर आई तो उसने 1 से 1.5 साल तक कानपुर में प्रवक्ता की नौकरी की और अपने पति के साथ तलाक लिया और उसके बाद बिना किसी इन्फॉर्मेशन के नौकरी को वो छोड़कर चली गई, जिसको लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से और UPSC की तरफ से उसको कई पत्र लिखे गए, लेकिन उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि उसको जो है उसका 2021 में उसे टर्मिनेट कर दिया गया, गए बिना किसी रीजन को बताए हुए अनुपस्थित होने की वजह से। तो वो जो उसका कन्नौज में जो 6 महीने की तैनाती थी, उसी दौरान ये माना जा रहा है कि उसका इस तरह के लोगों से संपर्क हुआ जिसने उसे इस रास्ते पर जिन्होंने उसके इस रास्ते पर पहुंचाया। जब वो उसने 2015 के आसपास जब उसने कानपुर छोड़ा
तो उसके बाद जब परिवार वालों को इस बात की जानकारी हो गई पूरी तरीके से कि उसने अपने पति ऐसे जो आई सर्जन थे, जो नेत्र विशेषज्ञ थे, उनसे डाइवोर्स ले लिया है, तब से उसके फादर और परिवार में जो लोग थे उनकी दूरियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। यही वजह का आज उसके पिता दावा कर रहे थे कि 1-1.5 महीने में शाहीन से एक बार बात होती। आज के जो नेटवर्क का दौर है, इस दौर में 1 दिन 2 दिन शायद कोई किसी से बात ना करे परिवार के लोग। तो ये तय हो गया था कि शाहीन गलत रास्ते पर जा रही है, पर वो रास्ता इतना गलत होगा शायद परिवार के लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। पर आज जब एटीएस की टीम पहुंची तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया परिवार को कि शाहीन गलत रास्ते पर निकल गई थी। हालांकि उसके फादर अभी भी ये कह रहे हैं कि वो नहीं मानते कि वो इस मामले में दोषी है और जांच में हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। जी निखिल, एक चीज ये भी बताइए, 2013 में कानपुर से कन्नौज ट्रांसफर, उसके बाद कन्नौज ज्वाइन नहीं करती शाहीन। 13 से लेकर कहा जाए 21 में बर्खास्त किया गया, 25 ये साल भी जाने वाला कुछ दिनों में। इतने दिन तक कहाँ शाहीन थी, किस किस के संपर्क में थी? बहुत सारी चीजें अभी आने बाकी है, और जब ये चीजें आएंगी तो हर एक जो जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। बिल्कुल 2006 में तैनाती हुई शाहीन की और 2009 में वो कन्नौज के लिए ट्रांसफर की गई। 6 महीने का ये समय था ट्रांसफर का, और 2010 में जो है वो ये ट्रांसफर के बाद वो वापस कानपुर आ गई। 10 से लेकर वो 2013 तक उसने जो है वो मेडिकल कॉलेज में नौकरी की, और 2014 में अपने पति को उसने तलाक दिया और 14 से वो गायब है। 14 से अगर हम बात करें तो ये 10 साल जो 25 तक मान लीजिए 11 साल हो गए। ये 11 साल उसने क्या किया, कहाँ काम किया, किसी को जानकारी नहीं। हालात ये हुए कि यूपीएससी और जो कॉलेज प्रशासन थे उसने सैकड़ों पत्र उसे लिखे और अंत में 2021 में उसे टर्मिनेट किया गया। जो 6 महीने की कन्नौज की तैनाती थी, इसी तैनाती के दौरान उसका किसी स्लीपिंग मॉड्यूल से मुलाकात हुई जिसने उसे समझाया कि इस तरह की घटनाओं को कैसे करना है, कैसे जो देश है उसमें आतंकी घटनाएं करनी है। उसका ब्रेन वॉश किया, और उसके बाद जब से वो कानपुर लौटी तब से उसका स्वभाव बदला हुआ नजर आ रहा था। उस कॉलेज के जहां पर वो पढ़ाती थी, उसके कई कलीग्स ने नाम न बताने की शर्त पे ये बात बताई है कि उसका स्वभाव जब वो कन्नौज से लौट कर आई तो बदलने लगा। पति से भी झगड़े शुरू हो गए, पति के साथ डाइवोर्स हो गया और उसके बाद उसने अपनी नौकरी भी बिना किसी कारण बताए, बिना किसी इंफॉर्मेशन की छोड़ दी। तो ये 10-11 साल का जो वक्त है, और ये कहे तो हम 2009 से ही जो शाहीन थी वो धीरे धीरे इस पूरी साजिश की तरफ बढ़ने लगी थी, और हालात ये हो गए कि अब उसकी गाड़ी से AK-47 जैसे जो है वो हथियार, जो खतरनाक वेपन्स है वो मिलते हैं और तमाम तरह की चीजें बरामद होती हैं। जी निखिल, कई चीजें हैं जो कि जांच पड़ताल में सामने आएगी, और जो आपने जिक्र भी किया कि हथियार, ऐसे हथियार बरामद किए गए, वो भी कहा जाए महिला भी ऊपर से पढ़ी लिखी, और दूसरा प्रोफेशन के हिसाब से भी देखा जाए, तीसरा किस गलत रास्ते पर है, ये तो अभी कुछ दिनों में तय हो जाएगा क्या सारी चीजें हैं। सवाल यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं शाहीन कहाँ थी, लेकिन किसी न किसी के संपर्क में तो होगी, क्योंकि ये परवेज का भी नाम आ रहा है। देखिए, परवेज चूंकि घर में सबसे छोटा था और वो शाहीन के हरदम संपर्क में रहता था। इसी दौरान ये कहा गया कि जब शाहीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका नेटवर्क बढ़ा, उसका वहां रहना हुआ, तो उसकी मुलाकात मुजम्मिल से हुई, और इसी दौरान उसका धीरे धीरे ब्रेन वॉश शुरू हो गया। और परवेज चूंकि छोटा था शाहीन से, और शाहीन का एक बड़ा भाई जो पेरेंट्स के साथ यहाँ पर शाहीन के पेरेंट्स के साथ लखनऊ में रहता था, वो यहाँ रह गया, और जो उसका छोटा भाई था वो भी चूंकि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान शाहीन का वो काफी करीबी था, शाहीन को वो काफी पसंद करता था अपनी बड़ी बहन के तौर पर। और इसी बीच में ये माना जा रहा कि शाहीन ने धीरे धीरे परवेज को भी जो है इसके लिए मोटिवेट किया, उसका ब्रेन वॉश किया। और जो परवेज है, जो अभी खबरें हमें मिली है उसके हिसाब से कि परवेज की नाम की एक गाड़ी जो है वो भी बरामद हुई है। उसको इस ब्लास्ट से जोड़ा जा रहा है, और जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, ये माना जा रहा है कि उस संदिग्ध गतिविधियां उसकी गाड़ी को लेकर रही हैं। तो यही वजह है कि पुलिस परवेज की उस गाड़ी को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंची थी। इसीलिए सबसे पहले शाहीन की नहीं, सबसे पहले परवेज के घर पर पुलिस की और जो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम थी वो पहुंची। वहां पर एक गाड़ी बरामद भी हुई,
लेकिन ये वो गाड़ी नहीं थी शायद जिसे पंजाब जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ढूंढ रही थी। वो गाड़ी दूसरी थी और वो जो परवेज है उसके नाम ही रजिस्टर्ड है। जो गाड़ी परवेज के घर पे मिली है वो परवेज के बड़े भाई जो शाहीन और परवेज के माता पिता के साथ रहते हैं खंडारी इलाके में, उनकी थी। तो ये एक बात सामने आई। परवेज के जो शाहीन और परवेज के जब पिता से हमने पूछा क्या परवेज के नाम ऐसी कोई गाड़ी है जिसका नंबर हरियाणा का है या जो उसने अभी बाद में हाल फिलहाल में खरीदी है, तो इसकी जानकारी परिवार के लोगों को नहीं थी। उनके पिता ने कहा कि इसके पिछले मंगलवार को उनकी परवेज से बात हुई थी और जो है वो परवेज से उन्होंने हालचाल पूछा था। बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी परवेज के साथ भी उनकी, और शाहीन से तो उनकी बात किए हुए 1.5 माह से लंबा समय हो गया। तो जैसा मैंने बताया कि 1.5 महीने अपनी लड़की से बात न करना इस बात का संकेत दे रहा है कि परिवार को कुछ ना कुछ तो अंदाजा जरूर था कि शाहीन आप किस रास्ते पर है। शाहीन के आसपास के लोग भी ये कहते हैं कि शाहीन के परिवार में कोई भी किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखता था, चाहे वो ईद का मौका हो, बकरीद का मौका हो। आसपास के लोग कोशिश करते थे बात करने के लिए, लेकिन पूरा परिवार बहुत रिजर्व रहता था। कुछ लोग कहते थे कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, शायद इसलिए जो है आम लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते। लेकिन जिस गली में आप देखें शाहीन के पिता का घर है, वो महज मुझे लगता है कि 6 से 7 फीट चौड़ी गली होगी और उसमें 2 दरवाजे हैं, एक शाहीन का और एक शाहीन के पड़ोसी का। दोनों सिंगल पल्ले के दरवाजे गली में ही खुलते हैं। लोग कहते हैं कि शाहीन के परिवार वाले बगल वाले जो उसी गली में एक 4 फीट का दूसरा दरवाजा है उनसे बात नहीं करते, उन्हें इनके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आसपास के लोगों ने बताया कि ये सब जानते थे। यानी कि मिला जुला कर सब कहे निखिल की संदिग्ध लोगों के हिसाब से परिवार भी, संदिग्ध गतिविधि भी, हालांकि जांच के बाद बहुत कुछ तय होगा। धन्यवाद निखिल इस जानकारी और बातचीत के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।